नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को डिकोड करने वाले हैं जिसमें एक ऐसे अदम्य योद्धा की कहानी दर्ज है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराणा सांगा। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे अजेय महानायक की महाकाव्य जैसी गाथा है जिसने पूरे राजपूताना को एक धागे में पिरो दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे उनका वो अतुल्य शौर्य ही अंततः उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं, 80। जरा सोचिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन युद्ध के घावों की चौंका देने वाली संख्या है जो हमारे आज के नायक महाराणा सांगा के शरीर पर अंकित थे। एक बार इमेजिन करके देखिए, एक इंसान के शरीर पर 80 अलग अलग तलवारों, भालों और तीरों के गहरे निशान। ये निशान सिर्फ चोटें नहीं थी, बल्कि चीख चीख कर उनके उस अकल्पनीय संघर्ष और जीवन भर के युद्धों की गवाही दे रहे थे जो उन्होंने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़े। और शायद इसीलिए मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने उनके लिए एक बहुत ही सटीक बात कही थी, एक सैनिक भग्नावशेष, या कह ले अ रूइन ऑफ अ सोल्जर। सच कहूं तो लगातार युद्ध लड़ते हुए महाराणा सांगा ने अपना एक हाथ खो दिया था, उनकी एक आंख जा चुकी थी और वे एक पैर से लंगड़ाकर चलते थे। लेकिन शारीरिक रूप से इतनी क्षति के बावजूद उन्हें कमजोर समझने की भूल कोई नहीं कर सकता था। वे अपने आप में एक मिथकीय शक्ति बन चुके थे। अपनी बेहतरीन कूटनीति और बाहुबल से उन्होंने सिर्फ मेवाड़ को ही नहीं बल्कि उस समय के बटे हुए तमाम राजपूत राज्यों को सफलतापूर्वक एक कर दिया था। अब इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके विजय अभियानों की रफ्तार क्या थी। 1517 में खातौली का युद्ध, फिर 1518 में बाड़ी का युद्ध और उसके ठीक बाद 1519 में गागरोन का युद्ध। एक के बाद एक बैक टू बैक जीत। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत को धूल चटाई बल्कि गुजरात और मालवा की जो जॉइंट फोर्सेस थी उन्हें भी बुरी तरह पछाड़ दिया। ये वो दौर था यार जब पूरे उत्तर भारत में सिर्फ सांगा के नाम का डंका बज रहा था। और इन जीतों में जो सबसे बड़ा माइलस्टोन था ना, वो था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराना। सांगा ने इस शक्तिशाली सुल्तान को एक नहीं बल्कि दो बार हराया। बाड़ी के युद्ध में तो उन्होंने लोधी के दो मुख्य सेनापतियों मियां माखन और मियां हुसैन को पूरी तरह कुचल कर रख दिया था। इससे पूरे राजपुताना में मेवाड़ का दबदबा कायम हो गया। लेकिन हर बड़ी जीत की एक कीमत होती है। खातौली के युद्ध में सांगा के अपने बेटे भोजराज गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में जान चली गई। वैसे भोजराज प्रसिद्ध संत कवयित्री मीराबाई के पति थे। अब तक सांगा की ताकत अपने चरम पर थी, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। दिल्ली की सत्ता में एक बहुत बड़ा फेरबदल होता है। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है और इसी के साथ नींव पड़ती है मुगल साम्राज्य की। अब महाराणा सांगा के ठीक सामने एक नया, आधुनिक और तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा एडवांस दुश्मन खड़ा था, जिसका सिर्फ एक ही इरादा था, भारत पर एक छत्रराज। मेन टकराव से पहले का माहौल देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है। दोनों पक्षों की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बाबर है जो भीषण मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा था। उसने मुसलमानों पर लगने वाला तमगा टैक्स हटा दिया और अपनी डरी हुई सेना में जोश भरने के लिए इसे जिहाद या धर्म युद्ध का नाम दे दिया। वहीं दूसरी तरफ सांगा ने अपनी कमाल की डिप्लोमेसी दिखाई। उन्होंने प्राचीन पाती पर्वन प्रथा को फिर से जिंदा किया और सभी राजपूत राजाओं को चिट्ठी लिखकर इस महायुद्ध में उनका साथ देने के लिए बुलाया। और सांगा की उस पाती पर्वन वाली पुकार का जो असर हुआ वो सच में अभूतपूर्व था। एक विशाल और भव्य गठबंधन तैयार हो गया। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ से 4000 सैनिकों के साथ युवराज मालदेव, वागड़ से महारावल उदय सिंह और यूपी के गजनेर से अशोक परमार जैसे शूरवीर सांगा के साथ आकर खड़े हो गए। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ था कि लगभग पूरे राजपूताना ने अपने इस महानायक की आवाज पर बिना सोचे समझे हथियार उठा लिए थे। अब इन दोनों महाशक्तियों के बीच असली युद्ध होने से ठीक पहले एक ट्रेलर देखने को मिलता है। 16 फरवरी 1527, बयाना का युद्ध। मेवाड़ की सेना ने बयाना के किले पर जोरदार हमला किया और बाबर के सैनिकों को वहां से बुरी तरह खदेड़ दिया। मेवाड़ के लिए ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी, लेकिन यहीं एक गड़बड़ हो गई। इसी जीत ने सांगा की सेना को एक खतरनाक और झूठा एहसास दे दिया कि वो अजेय हैं। उन्हें लगा कि बाबर की सेना भी लोधी की सेना की तरह ही आसानी से हार जाएगी। और फिर आखिरकार वो दिन आता है जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 17 मार्च 1527, खानवा का युद्ध। भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे एक विशाल मैदान जहां दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मेवाड़ की सेना को लीड कर रहे थे उनके मुख्य सेनापति हसन खान मेवाती। एक तरफ राजपूतों का मानो एक विशाल समुद्र उमड़ पड़ा था और दूसरी ओर थी बाबर की छोटी लेकिन बेहद अनुशासित और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेना। यहीं बाबर ने एक बहुत ही खतरनाक मस्ट अप प्लान तैयार किया था, तुलुगुमा युद्ध पद्धति। उसने क्या किया कि अपनी बैलगाड़ियों को आपस में बांधकर एक लंबी दीवार सी बना ली और सबसे चौंकाने वाली बात, इन गाड़ियों के बीच में उसने तैनात कर दी तोपें। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास में यह पहला युद्ध था जिसमें तोप खाने का इस्तेमाल हो रहा था और इस मोर्चे को संभाल रहे थे बाबर के दो सबसे खतरनाक तोपची कमांडर रूमी खान और मुस्तफा खान। तलवारें बनाम बारूद, उस दिन जो भयंकर नरसंहार हुआ उसे इन दो शब्दों में समेटा जा सकता है। शंखनाद होते ही राजपूत योद्धा अपनी पुरानी पारंपरिक तलवारें और भाले लेकर पूरी बहादुरी से दुश्मन पर टूट पड़े।
लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, बाबर के तीरंदाजों ने तीरों की ऐसी बारिश की और फिर गाड़ियों के पीछे से तोपों के गोले बरसना शुरू हो गए। उन वीर राजपूतों के पास इन तोपों का कोई जवाब नहीं था। सच कहूं तो ये कोई आम लड़ाई थी ही नहीं, ये एक तरफा विध्वंस था। इस खौफनाक मंजर के बीच वो पल आता है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। सांगा, जो अपनी सेना के पीछे खड़े होकर उन्हें कमांड कर रहे थे, अचानक उन्हें एक तीर आ लगता है। 80 घाव सहने वाला वो अजेय राजा वहीं हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़ता है। हालात बेकाबू होते देख मारवाड़ के युवराज मालदेव सांगा को वहां से सुरक्षित बाहर निकालते हैं, और इधर सेना का मनोबल न टूटे इसलिए सांगा का मुकुट एक वीर सरदार झाला अज्जा पहन लेते हैं, जो कुछ ही देर बाद लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें कि इतनी विशाल सेना आखिर हारी कैसे, तो इसके 5 साफ कारण नजर आते हैं। पहला, बाबर का तोपखाना, जिसके आगे तलवारें बेबस थीं। दूसरा, बाबर के अचूक तीरंदाज। तीसरा, तुलगुमा की वो शानदार और घातक बनावट। चौथा, सैनिकों के अंदर भरा हुआ जिहाद का वो जुनून। और पांचवा और शायद सबसे बड़ा धोखा, शेल्दी तंवर का विश्वासघात। शेल्दी युद्ध शुरू होते ही बाबर से जा मिला था, जिसने सांगा की पूरी रणनीति को मिट्टी में मिला दिया। इस भयानक तबाही के बाद क्या हुआ? बेहोश सांगा को खानवा के मैदान से निकालकर दौसा के बसवा लाया जाता है, जहां उनका इलाज होता है। आज भी अगर आप बसवा जाएं तो वहां उनका एक चबूतरा मौजूद है। जब उन्हें होश आता है और अपनी इस बड़ी हार का पता चलता है, तो वो सीधे रणथंबोर के किले की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उनकी रानी कर्मावती और उनके बेटे मौजूद थे। उनका बरसों का बनाया साम्राज्य बिखर चुका था, लेकिन उनके सीने में आग अभी भी धधक रही थी। और यहाँ आकर सांगा के कैरेक्टर की सबसे खास बात सामने आती है, उनकी कभी हार न मानने वाली जिद। होश में आने के बाद उन्होंने हार स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे बाबर को हरा नहीं देते, चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। जनवरी 1528 में जब खबर मिली कि बाबर चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर हमला करने वाला है, तो सांगा ने अपनी उसी थकी हुई, टूटी हुई और तोपों के नाम से कांपती हुई सेना को जबरन चंदेरी की ओर कूच करने का आदेश दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। सांगा के अपने ही सरदार और सेनापति उस तोपखाने का दोबारा सामना करने के ख्याल से ही खौफ में थे। उन्हें पता था कि चंदेरी जाना मतलब एक सामूहिक आत्महत्या करना है। इसलिए उस तय मौत से बचने के लिए उन खौफजदा कमांडरों ने अपने ही उस महान राजा को मध्य प्रदेश के कालपी नामक जगह पर जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 युद्ध के मैदान में जिसे कोई हरा नहीं सका, वो महानायक अपनों के ही धोखे का शिकार होकर हमेशा के लिए सो गया। उनकी मौत के बाद तो मेवाड़ में एक भयंकर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। सरदारों को डर था कि अगर सांगा की बॉडी को चित्तौड़ या रणथंभौर ले गए तो उनके बेटों रतन सिंह और विक्रमादित्य के बीच गद्दी के लिए खूनी जंग छिड़ जाएगी। इसलिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया। वे सांगा के पार्थिव शरीर को चुपचाप भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ले गए और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आज भी वहां सांगा की याद में 32 खंभों की एक भव्य छतरी बनी हुई है, जो उनके उस शांत और रहस्यमयी अंत की गवाही देती है। तो इस पूरी महागाथा को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या महाराणा सांगा की वो अदम्य बहादुरी और कभी हार न मानने की उनकी वो जिद ही अंत में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? एक ऐसा राजा जिसने मातृभूमि के लिए अपने शरीर को छलनी करवा लिया, वो मैदान जंग में नहीं बल्कि अपनों की ही साजिश का शिकार हुआ। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको राजस्थान के इतिहास के इस बेहद जटिल और रोमांचक पन्ने को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही और गहरे ऐतिहासिक किस्सों के लिए सीखते रहें और जुड़े रहें।